नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। इकाई प्रथम का हम अध्ययन कर रहे हैं। इकाई प्रथम के बिंदु है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन व काव्य भेद। काव्य लक्षण का अध्ययन हमने पूर्व वीडियो में किया। उसके बाद हमने काव्य हेतु का अध्ययन किया। काव्य हेतु का अध्ययन हमने पूर्व कक्षा में भी किया है, आज भी करेंगे। पूर्व कक्षा में हमने काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में काव्य हेतु की जो संख्या है उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं के जो विद्वान साहित्यकार और विचारक हैं उनकी दृष्टि में तीन काव्य हेतु ही प्रमुख है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये तीनों ही काव्य हेतु काव्य सर्जन के लिए आवश्यक भी है। इन्हीं का आज हम अध्ययन करेंगे। इन तीन काव्य हेतुओं में प्रतिभा सर्वोपरि है, उसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मान लीजिए यदि किसी कवि को ईश्वरीय वरदान के रूप में प्रतिभा प्राप्त है तो उस प्रतिभा के सम्यक विकास और निखार हेतु व्युत्पत्ति और अभ्यास की भी अपेक्षा रहती है। वास्तविकता तो ये है कि तीनों ही काव्य हेतु एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए हम प्रतिभा के साथ ही साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास का भी अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं हम प्रतिभा से। काव्य का सबसे प्रमुख कारण प्रतिभा ही है। आचार्य वामन ने इसको जन्मांतर से प्राप्त संस्कार कहा है, यानी ये जन्मजात है, जन्म से ही प्राप्त होती है। वामन का ऐसा मानना है। उनका मानना है कि प्रतिभा के बिना काव्य रचना नहीं हो सकती, और अगर होती भी है, कवि रचना भी करता है तो वो रचना हास्य का कारण बन पाती है, उसमें वो रचनात्मकता नहीं आ पाती। आचार्य मम्मट का प्रतिभा के संबंध में मत है कि ये एक शक्ति शब्द है, और उन्होंने कहा शक्ति कवित्व का बीज रूप से कोई संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य प्रसूत नहीं होता, और यदि होता भी है तो उपासनीय होता है। उनका मत भी, वामन की बात ही वही है कि अगर कवि काव्य की रचना करता है तो वो हास्य का पात्र बन पाती है। इसीलिए प्रतिभा के बिना काव्य की रचना संभव नहीं है। ये वामन और मम्मट का मानना है। आचार्य रुद्रट ने कहा, इन्होंने भी प्रतिभा को शक्ति ही कहा है। उन्होंने कहा कि मन की एकाग्रता में अभिधेय का अनेक रूपों में विस्फुरण होता है, जिससे अक्लिष्ट पद सूझ पड़ते हैं, उसे उन्होंने शक्ति माना है। अगला मत भट्टतोर्त का है। ये बहुत अच्छा है प्यारे विद्यार्थियों। ये कंपटीशन परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। इसकी परिभाषा आती है भट्टतोर्त की। इसकी परिभाषा है प्रज्ञा नव नवो उन्मेष शालिनी प्रतिभा मत, यानी नए नए जो भाव है उनका उन्मेष होता है। उस उन्मेष से जिस बुद्धि या प्रतिभा का जन्म होता है उससे ही कवि काव्य की रचना कर पाता है, काव्य का सर्जन कर पाता है, काव्य का परिष्कार कर पाता है। अगले विद्वान राजशेखर, जो बुद्धि सार्थक शब्द समूह को, अलंकार तंत्र को, कहने के ढंग को, अर्थात ऐसी अनेक बातों को हृदय में प्रतिभाषित करती है, उसे उन्होंने प्रतिभा कहा है। आचार्य वामन, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की थी, वो प्रतिभा को प्रकीर्ण के अंतर्गत रखते हुए इसकी महत्ता को उन्होंने घोषित किया है। आचार्य दंडी, जिनका मत बहुत प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा मत है। आचार्य दंडी प्रतिभा के महत्व को स्वीकार तो करते हैं, मानते हैं। उनका मानना है कि प्रतिभा से काव्य का सर्जन होता है, प्रतिभा से ही कवि काव्य को रच पाता है, उसका परिष्कार कर पाता है। लेकिन उनका मानना है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास से उसके अभाव को पूरा किया जा सकता है। व्युत्पत्ति और जो अभ्यास है, जिसका अध्ययन हम करेंगे, व्युत्पत्ति यानी शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, उनके यानी प्रतिभा में अगर थोड़ी कमी है कवि में तो इनके अभ्यास से उसको पूरा किया जा सकता है। वाग्भट का मानना है प्रतिभा ही वह तत्व है जो कवि के हृदय में नूतन शब्दार्थ समूह, अलंकार योजना, उक्ति वैचित्र्य तथा कल्पना वैभव इत्यादि को जागृत करती है।
और कवि हृदय को नई नई नूतन नूतन वस्तुओं का अनेक प्रकार के जो बिंब है उनके दर्शन कराती है और उन अनेक प्रकार के बिंब से ही कवि नई रचना का सर्जन कर पाता है। कवि जयदेव ने कहा कि प्रतिभा का महत्व उन्होंने बताया कि प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा मत है। जिस प्रकार मिट्टी और जल का संबंध होता है उसी प्रकार प्रतिभा से ही नए काव्य का नई रचना का जन्म हो पाता है। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। इतना ही पर्याप्त है आपके लिए कि इसके 2 भेद उन्होंने किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा का तात्पर्य है, अर्थ है कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा। इसके भी 3 भेद उन्होंने किए हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। दूसरी भावित्री प्रतिभा, भावक का उपकार करने वाली प्रतिभा भावित्री होती है। यानी भाव का अर्थ भाव से ले लीजिए आप। भाव यानी जो पाठक है, पाठक का भाव, उसका हृदय, यानी भावित्री जो प्रतिभा है वो ही काव्य को आनंद का रूप देती है। पाठक उस रचना को पढ़कर आनंदित होता है, आनंद के साथ उसका जो रस है उसको ग्रहण कर पाता है। तो प्रतिभा के बारे में इतना ही पर्याप्त है। दूसरा काव्य हेतु व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको। व्युत्पत्ति यानी शास्त्र ज्ञान। दूसरा अर्थ कह दो प्रगाढ़ पांडित्य, बहुज्ञता अथवा ज्ञान। यानी बहुज्ञता यानी अनेक प्रकार का ज्ञान, अनेक प्रकार की बुद्धि कह दो आप। आचार्य भामन का मत है, उन्होंने बताया कि छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से जो युक्त विवेक है वो ही व्युत्पत्ति है। यानी इन सब का ज्ञान, छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति, इन सब का जो ज्ञान है वो विवेक है, उनको उन्होंने व्युत्पत्ति माना है, ताकि अनेक प्रकार का जो ज्ञान है वही व्युत्पत्ति है। कवि राजशेखर कहते हैं उचित अनुचित का विवेक, यानी उचित और अनुचित का जो फर्क है, दोनों में जो तुलनात्मक बात है उसका जो ज्ञान कर पाता है वही व्युत्पत्ति है। सभी आचार्यों ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा का एक संस्कार माना है। कवि राजशेखर का मत थोड़ा विपरीत है। उन्होंने बताया कि व्युत्पत्ति प्रतिभा से श्रेष्ठ है और अपना मंतव्य इस प्रकार पर उन्होंने प्रकट किया कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप से श्रेष्ठकर है। यानी उन्होंने व्युत्पत्ति को श्रेष्ठ भी माना, श्रेष्ठ मानने के साथ साथ उसको उसके समान भी माना। तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, यानी सबके मत थोड़े भिन्न होते हैं, सबको समान अपन नहीं कर सकते। अब तीसरा काव्य हेतु अभ्यास। अभ्यास शब्द से आप परिचित है। अभ्यास को कह दो आप निरंतर प्रयास करना। अभ्यास का एक दोहा भी है जो आपने पहले भी पढ़ा है, सुना है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मैं इसका अर्थ आपको बता रहा हूँ। कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जो मंदबुद्धि बालक है, जो मंदबुद्धि व्यक्ति है, वो भी कई नई बातें सीख जाता है और उनका जानकार हो जाता है। यानी करत करत अभ्यास से बार बार प्रयास करने से जड़मति यानी मंदबुद्धि होत सुजान, वो भी चतुर हो जाता है। रसरी आवत जाते, रस्सी आवत जात, रस्सी आते और जाने से सिल पर यानी पत्थर पर परत निशान यानी पड़त निशान पड़ जाते हैं। वो भी अपनी अमिट जो छाप है उस पर छोड़ जाता है। तो तीसरा काव्य हेतु अभ्यास ही है। अभ्यास का अर्थ हो गया निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास से कवि की जो अभिव्यंजना है, उसकी भाव की जो अभिव्यक्ति है, उसमें अधिक प्रांजलता, माधुर्य इत्यादि का संचार होता है।
दंडी ने भी कहा कि प्रतिभा का महत्व तो उन्होंने कहा है, तथा साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा के न रहने पर शास्त्र अध्ययन और अभ्यास की वाणी की उपासना करने पर वाणी अवश्य अनुग्रह करती है। प्यारे विद्यार्थियों, दंडी का जो मत है ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है, यानी अभ्यास के द्वारा उसका जो अभाव है प्रतिभा का उसको पूरा किया जा सकता है। सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक तत्व भी माना है और ये भी कहा है कि अभ्यास से काव्य रचना में परिष्कार और सौष्ठव का समावेश होता है। अभ्यास के बिना जो प्रतिभाएं हैं कुंठित होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो अभ्यास ज़रूरी है। एक अमीर खुसरो का जो दोहा था, वो दोहा आपने सुना होगा। दोहा है, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, बाटी बड़ी क्यों, विद्या भूली क्यों। ये एक पहेली है। इस पहेली का जो उत्तर है वो है फेरा नहीं था, यानी अभ्यास नहीं किया, क्योंकि अभ्यास ही है जो काव्य रचना के परिष्कार में और उसके सौष्ठव में उसका समावेश रहता है। अभ्यास के बिना जो प्रतिभा है वो कुंठित हो जाती है, कुंठित होकर वो नष्ट भी हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, काव्य हेतु जो 3 प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, उसका हमने आज विस्तार से अध्ययन भी किया है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, तो आप उस नोट्स को एक बार पढ़ें, उसको अच्छी तरह देखें, तभी आप इस वीडियो के माध्यम से उस ज्ञान को अच्छी तरह ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद।